My dear students, today's topic is a very you can say not a more of chemistry या more of bio. It's a mixture of both bio and chemistry. Therefore the chapter name is biochemistry. ये जो topic है 11th standard के bio में भी था और अब ये 12th standard की chemistry में. क्यों मैम chemistry में कैसे आ गए उड़ के? तो इसीलिए आया क्योंकि अगर हम अपने बॉडी के अंदर थोड़ा आँख बंद करके सोचे, ये बॉडी के अंदर जितना भी हमारा कुछ हो रहा है ना, कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं. हम जो कुछ भी खाते हैं हम दिखाते ना, प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड टू पेप्सिन या प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड टू पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. हाउ, व्हाट आर दीज आर केमिकल रिएक्शंस. यानी कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच which is concerned with the chemical reactions occurring in the living organism. बायोकेमिस्ट्री क्या कहा मैंने? एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करता है केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पे हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना सिर्फ इंसान के बल्कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सो दैट दीज केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल. तो वो केमिकल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल. ये बायोकेमिस्ट्री खुद ही इतना बड़ा फील्ड है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक फील्ड. आज हम सिर्फ बायो ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे, बायो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे. तो बायो ऑर्गेनिक में हमारा फोकस किस पे होगा? मॉलिक्यूल्स पे, बायो मॉलिक्यूल्स पे. बेसिकली बात करो तो जैसे कि कुछ बायो मॉलिक्यूल्स के नाम बताइए अगर आप लोग को आते हो तो. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स. ठीक है. एंड ऑल्सो देर इज़ वन टॉपिक ऑफ एंजाइम विच इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, हम सिर्फ ये तो आप लोग कहेंगे मैम ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, लेकिन अब हम इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. अब बड़ों वाला काम करेंगे, केमिस्ट्री वाला काम करेंगे. ठीक है, चलो चलते हैं आगे बढ़े. कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ें. एज द नेम सजेस्ट, व्हाट आर दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. व्हाट आर दे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन, जो पुराना डेफिनेशन, क्योंकि ये पुराना डेफिनेशन सही नहीं है इसलिए इसको क्लासिकल डेफिनेशन कहते हैं, और नया डेफिनेशन हम. सो व्हाट डिड आई से? द क्लासिकल डेफिनेशन क्या बताता है? दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड जनरल फॉर्मूला इज रिटर्न एज CxH2OY, यानी कि CX टाइम्स यहाँ पे 6 है इन केस ऑफ ग्लूकोज, H2O यहाँ पे भी 6 है. कैलकुलेट करके देखिए ना, H कितने हैं? 12 है ना, तो 2 6 12 और O इंटू 6. ये क्लासिकल डेफिनेशन ये कह रहा था कि व्हाट, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड जनरल फॉर्मूला इज दिस CX, C इंटू X नंबर, वो नंबर बताता है कितना कार्बन का, और H2OY नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स. The structures that are known to satisfy this formula are, not all glucose satisfy this formula. यही तो प्रॉब्लम आ रहा है. Not all, sorry, carbohydrates satisfy this formula. There are many carbohydrates which are carbohydrates and do not satisfy this formula. And there are many non-carbohydrates which are not carbohydrates and are satisfying this formula. यहीं पे तो गड़बड़ आ गई. देखो एग्जाम्पल देखते हैं. चलो एग्जाम्पल, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, दिस सेटिस्फाई द फॉर्मूला, फाइन, यू कैन जस्ट कैलकुलेट एंड सी. बट सुक्रोज और C12H2O11 दिस डू नॉट सेटिस्फाई द फॉर्मूला, क्योंकि ये खुद ही एक नहीं, दिस ऑल्सो सेटिस्फाई द फॉर्मूला. करेक्ट. सी इसका क्या आएगा? C12, इसका फॉर्मूला बताओ. H कितने होंगे? H2O लिख दो. H2O कितने होंगे? 11 है ना. फॉर्मूला, दे सेटिस्फाई द फॉर्मूला. तो वी थ्रू वांट टू रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैज, यहाँ पे 6 आ रहा है तो वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है. उन्होंने कहा C कितना भी नंबर X आ सकता है, उन्होंने यही नहीं कहा कि 6 आ सकता है. ये नंबर बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. तो उसके हिसाब से हमने हो गया. प्रॉपर ले लो ना, आप लोग को मैथ तो आता ही है. ओके लेकिन ये सही नहीं था. अब सही क्यों नहीं था वो हम बता रहे हैं. वो नीचे एक और डेफिनेशन,
and there are a lot of compounds that do not satisfy this formula, therefore this is not a correct definition. Example, Ramenose. Ramenose देखो C6H12O5 है. अब इसको बताओ, क्या इसको आप ऐसे कर सकते हो? नहीं. C6 ले लोगे, H2O कितने लोगे भाई? अगर 5 लेंगे तो 5 2 10 बन जाएगा, 10 तो है नहीं 12, और ये ऑक्सीजन 5, अगर 6 लोगे तो 6 2 12 तो बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसी वजह से किसकी स्थापना हो गई? नया डेफिनेशन के. और उस मॉडर्न डेफिनेशन को चलो डिफाइन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन. व्हाट आर एल्डिहाइड्स? CHO ग्रुप. डू यू नो दिस और नॉट? व्हाट आर कीटोन? C डबल बॉन्ड O और अगल बगल अल्काइल चेन, अगल बगल अल्काइल चेन और डबल बॉन्ड O. कीटोन और एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, उनका हाइड्रोलिसिस करने पे ये प्रोड्यूस करें ऑप्टिकली एक्टिव. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव? हर टर्म को समझो. ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये लोग प्लेन पोलराइज लाइट को व्हाट लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेट करेंगे. भूल गए ऑप्टिकल एक्टिविटी? भूल गए? नहीं ना. हाँ, तो यानी कि अगर ये एक पर्टिकुलर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो मैं बनाना सिखाऊंगी, अभी मैं बनाना सिखाई नहीं, अब बस देखो कि स्ट्रक्चर ऐसा है. ये सब जो डॉट है ये C कार्बन है, कार्बन के अगल बगल या तो CHO ग्रुप लगा. देखो यहाँ पे CHO है ना, ये देखो कार्बन है ना, CHO अल्डिहाइड, और ये देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन भी होता है. ये भी CHO है लेकिन कीटोन भी होता है. अल्डिहाइड और कीटोन, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी. बाय पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एंड इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, देयरफॉर इट इज शोइंग D and L. ओके, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की बात करूँ, सिर्फ ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत इसकी जानकारी ले लेते हैं. इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, हमें तो पता ही है. हमें एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? इट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड. हम जब भी बीमार होते हैं हम डायरेक्ट ग्लूकोज पी लेते हैं, क्योंकि जनरली जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो वो स्टार्च और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर. लेकिन जब हम बीमार होते हैं हमारी बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं होती कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, इसलिए हम लोग डॉक्टर कहते हैं ग्लूकोज चढ़वा लो, क्योंकि तुम कुछ खाओगे तो वो हजम होएगा नहीं, पॉटी हो जाएगी या उल्टी हो जाएगी, इसीलिए तुम लोग ग्लूकोज चढ़वा लो. तो ये ग्लूकोज है क्या? इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, स्पेलिंग बताओ. कार्बोहाइड्रेट प्लेस प्रोमिनेंट role in biochemistry. Yes, it does. Most abundant substance in biomolecule. Interesting. Can be a question. Omnipresent fuel in biology. Everywhere it is present. Omnipresent means everywhere it is present. Now let us see the classification of this carbohydrates. As I said that carbohydrates can be a polyhydroxy aldehyde as well as a polyhydroxy ketone. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज, जो मैं अभी दिखाई थी. और इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ग्लूकोज थे, इसीलिए यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप तुम्हें नहीं दिखा, क्योंकि कीटोन वाला ग्रुप तुम्हें ग्लूकोज में नहीं दिखता है. कीटोन वाला ग्रुप जो है यहाँ, कीटोन वाला ग्रुप तुम्हें दिखेगा फ्रुक्टोज में. जब हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको अगर अभी देखना है तो लो मैं अभी दिखा देती हूँ फ्रुक्टोज वाला स्ट्रक्चर. उसमें कीटोन होता है. ओके, कीटो देखना है ना आपको, कीटो देख लो. फ्रुक्टोज ये देखो, ये कीटोन है. C डबल बॉन्ड O है कि नहीं, अगल बगल अल्काइल चेन है, ये फ्रुक्टोज है. नोटिस करो, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो, दोनों में C6H12O6 है. दोनों में C6H12O6 है. काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, बाकी के H भी काउंट करो, O भी काउंट करो, C6H12O6 2. लेकिन फ़र्क कहाँ है मैम? फ़र्क ये फ्रुक्टोज में होता है कीटो ग्रुप, और ये कीटो ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O अगल बगल अल्काइल चेन. और ग्लूकोज में होता है क्या? अल्डिहाइड ग्रुप. तुम भी क्या मुझे कुछ भी बुलवा रही हो? अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन ना. तो ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे CHO ग्रुप है. हमारा ग्लूकोज पे CHO ग्रुप है ना. नहीं बेटा नशे में मतलब, समझ में आया ये क्यों फ्रुक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और क्यों ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इजी स्लाइड्स हैं ये, जो मैं पे स्लाइड्स यानी कि स्लाइड नहीं कहेंगे, शीट्स में इजी नोट्स बने हैं. आप लोग इस नोट्स को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर पढ़िएगा. ठीक है. अब एक तो क्लासिफिकेशन मैंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ
क्या कीटो ग्रुप है या वैसे ग्रुप है, बट रेड्यूसिंग नेचर के ऊपर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि जितना भी आगे तोड़ो टूटेंगे नहीं, लेकिन कुछ रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जैसे कि फ्रुक्टोज। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैल्टोज, लैक्टोज एंड ऑल द मोनोसेकेराइड्स। तो व्हाट इज़ मोनोसेकेराइड्स मैम, ये बीच में कहाँ से आ गया? मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? खैर मोनोसेकेराइड्स आगे के नोट्स में ज़रूर होगा, तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। उनमें एग्जांपल नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सुक्रोज है, और रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन सा पढ़ना है आपको? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। कुछ तो निमोनिक बना लो, FGML, इसमें गैस बना, FGML याद रखो, लेकिन याद रखना ये सारे GFML जो भी बनाना बनाओ, लेकिन एग्जाम्पल याद रखो। और ये सारे क्या हैं? मोनोसेकेराइड्स है। अब ये तुम्हें मोनोसेकेराइड्स क्या है, डाइसेकेराइड्स सब बताओ। अब एक और इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो ज़रूरी नहीं है कि कितने, सब में एक ही नंबर ऑफ कार्बन हो, कभी कभी 3 नंबर ऑफ कार्बन होते, कभी 4 होते, कभी 5 या 6। अगर 3 कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायोस। 4 है तो टेट्रोस, क्योंकि ग्लूकोज का ओस लगाना है आपको। ट्राई नंबर बताता है, ठीक है। ग्लूकोज का ओस ये बता रहा है कि ये ओस या शुगर है, ठीक है। तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ठीक है। अब अगर कोई ये नंबर, अगर पर्टिकुलर ग्रुप अल्डिहाइड है तो अल्डोस, अगर पर्टिकुलर ग्रुप कीटोन है तो कीटोस। हाँ मैम यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन इनको कंबाइंड समझो। कंबाइंड कैसे समझे मैम? ये समझो कि जनरल टर्म 3 का क्या है? ट्रायोस है मैम, है ना। थोड़ा मैक्सिमाइज करें। अगर वही 3 अल्डिहाइड है तो क्या होगा? अल्डो ट्रायोस। अगर वही टर्म, अगर वही ग्रुप उसमें कीटोन है तो क्या होगा? कीटो ट्रायोस। नोमेनक्लेचर सिखा रही हूँ मैं। ये क्या है? टेट्रोस। जनरल टर्म तो टेट्रोस है। ये टेबल आप लोग को बनाना है। अच्छा, ये टेबल उस शीट में नहीं, यहाँ से। अगर वो अल्डिहाइड है तो अल्डोटेट्रोस, कीटोन है तो कीटोटेट्रोस। अगर 5 का ग्रुप है, यानी कि मैं मोनोसेकेराइड्स की बात कर रही हूँ, रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रही हूँ। इफ़ अ मोनोसेकेराइड कंटेन्स एन अल्डिहाइड ग्रुप इट इज़ नोन एज अल्डोस। अब अल्डोस में जो डोस हो सकता है वो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्ड लगेगा, अल्डो लगेगा, अल्डो लगेगा, अल्डो। अल्डो अल्डिहाइड के लगेगा, और पेट नेम कीटोन का कीटो है। और बाकी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इट डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर ऑफ कार्बन, उस बेसिस पे ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस। तो 5 है तो पेंटोस, अल्डिहाइड है तो अल्डोपेंटोस, कीटोन है तो कीटोपेंटोस। समझ में आया? 6 नंबर ऑफ कार्बन है तो हेक्सोस, अल्डिहाइड तो अल्डो हेक्सोस, और कीटोन है तो कीटो हेक्सोस। 7 नंबर ऑफ कार्बन है तो हेप्टोस, अल्डिहाइड तो अल्डो हेप्टोस, और कीटोन है तो कीटो। समझ में आया? ओके। और इससे पहले मैंने रिड्यूसिंग शुगर की बात की थी ना, ये रिड्यूसिंग शुगर जो बात की थी उस पर मैं एक और टॉपिक बोलना भूल गई थी कि रिड्यूस कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर्स में ऑर्गेनिक की पढ़ी थी कि टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में आपने नाम सुना है? सुना है आपने? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सुना है? सुना है? झूठ ना बोलना। फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट सुना है? फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, all those carbohydrates which reduce failing solution and tolerance reagent are known as reducing sugar. So this people ये सारा ग्रुप क्या करेगा? reduces what? failing solution, ये मैं टॉपिक यहाँ पे भूल गई थी, लिख देना। and what? tolerance reagent। इनको reduce मतलब ये टेस्ट इस पर करवाया जाएगा। अगर reduce हुआ तो reducing, नहीं reduce हुआ नहीं। यही तो मतलब केमिस्ट्री में तरीका बहुत सारे हैं जानने के लिए, ठीक है। और सारे मोनोसेकेराइड्स इस कैटेगरी में आते हैं, यही बस बताना था। अब यहाँ पे ये वाला भी आप लोग को समझ में आ गया है ना। इसको टेबल फॉर्म में मैंने इसलिए बताया कि इजी लगेगा, ऐसे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें मोनोसेकेराइड्स का, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते ही नहीं है।
ठीक है। लेकिन पॉलीसेकेराइड्स एक तो मोनोसेकेराइड्स है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? मोनो, ओलिगो और पॉली, ठीक है। मोनो, डायो मत लिख देना कि हर बार डायो मोनो के बाद तुम लोग डायो लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ओलिगो बोलता है। मैम ये मोनोसेकेराइड्स क्या है? मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लोग लिख दो, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ओके, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड मोनो। दे आर द सिंपलेस्ट। जब ये खुद ही सिंपलेस्ट है, इनको और क्या हाइड्रोलाइज करेंगे? मोनोसेकेराइड्स इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो खुद ही वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल क्या क्या है इनका? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबो, वही क्या आपने निमोनिक बनाया था, GFML जो भी बनाया, ये सब क्या है? GFML में M माल्टोज रेड्यूस ओलिगोसेकेराइड में आता है, ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट दैट, ये जो कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन लिख दो, कार्बोहाइड्रेट्स दैट हाइड्रोलाइज इनटू 2 to 10 units, hydrolyzed into 2 to 10 units of what? Monosaccharide। पूरा डेफिनेशन लिखना है तो नोट्स आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखो मैंने कहा कि मोनोसेकेराइड्स नहीं टूटते, ये टूट के मोनोसेकेराइड्स बनते हैं। कितने यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड बनते हैं? 2 into 10। टूटना यानी कि हाइड्रोलाइज होके क्या बन रहा है? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल आपको लिखना है सुक्रोज एंड मैल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड, ये 10 से ज़्यादा यूनिट देंगे ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कि टूट के बनना ये नहीं टूटते, ये सारे टूट के ये बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, okay, carbohydrates can be divided into monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. Monosaccharides are the simplest carbohydrate which do not undergo hydrolysis. Examples are glucose, fructose, ribose. Whereas oligosaccharides, they are the carbohydrates that hydrolyze into, they hydrolyze to give 2 to 10 units of monosaccharide. Example, sucrose, maltose. Then polysaccharides, they hydrolyze to give more than 10 units of monosaccharide. Example, starch, cellulose, glycogen. ठीक है। इसीलिए जो हम लोग खाना खाते हैं वो पॉलीसेकेराइड खाते हैं एक्चुअली, तो वो स्टार्च और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और वो सिंपल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी या खून वही एब्जॉर्ब करेगा जो सिंपलर फॉर्म है। डाइजेशन वही होगा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मटेरियल, ठीक है। सिंपलर कंपाउंड कह दो, मटेरियल मत कहो। अब मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे दिया है इन डिटेल, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब स्ट्रक्चर तो मैं अभी सिखा नहीं रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल दिखाया। स्ट्रक्चर एक एक का सबका सिखाया जाएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर पॉज करना पड़ेगा। सो हियर आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। व्हाट आर दिस? ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, कीटोहेक्सोज, फ्रूटोज कम अंडर व्हाट? कम अंडर मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, ये है बहुत स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ तक की तो क्लासिफिकेशन तो हो गया। यस और नो? हमने ग्लूकोज को किस में क्लासीफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन हमने किस में क्लासीफाई किया? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस भी हमने किस में क्लासीफाई किया? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड। नाउ लेट अस कम टू द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ये ग्लूकोज बनाते कैसे हैं, कैसे पकाएंगे ग्लूकोज? मैम एक गन्ना ले लो और उसको हाइड्रोलाइज कर लो, यानी कि हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर करना है। दिस रिएक्शन शोज दैट केन शुगर का फॉर्मूला आपको पहले याद रखना होगा, क्योंकि हमें केन शुगर से ही क्या बनाना है? केन शुगर से क्या बनाने वाले? ग्लूकोज। तो केन शुगर को हाइड्रोलाइज करना है कि पानी मिलाओगी ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ये तुम्हें रिक्वायरमेंट है कि केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। इसको तुम्हें 2 यूनिट्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज का एक फ्रुक्टोज का। और नोटिस करो दोनों के फॉर्मूला सही है। ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6, फ्रुक्टोज का C6H12O6। मैम तो फिर डिफरेंट क्या है? वो डिफरेंस आगे पता चलेगा, क्योंकि वो एक ऑप्टिक
हाँ तो वही तो मैं बता रही डिफरेंस है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डेक्स्ट्रो एक लिबोरेटरी है, दैट्स इट। फॉर्मूला सेम होता है लेकिन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो बॉयल, व्हाट यू हैव टू डू टू गेन दिस प्रोसेस, यू हैव टू बॉयल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और द एंजाइम इन्वर्टेज कैन कॉज दिस रिएक्शन, ठीक है। एक ये तो एंजाइम्स के बारे में बोल रहे, कोई भी रिएक्शन जो कैटलिस्ट के हेल्प से होता है ना वो जल्दी हो जाता है ना, वाटर कैटलिस्ट एंड दीज आर बायो कैटलिस्ट, इन्वर्टेज एंड ऑल। Slows the process fast. Slow or fastens the process. Without taking. Okay, what about the commercial method में? Commercial method में C6H10O5 को n नंबर लेना है तुम्हें, तो जो भी n नंबर लोगे that will be ग्लूकोज तो बनेगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। बस इसको इतना डिटेलिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है और एसिड्स क्या यूज़ होता है। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, दीज आर लर्निंग वाली चीज़, ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं। मैं प्रिपेयर करके तो दिखा नहीं सकती बेटा, पढ़ना तो आप ही लोग को है, तो पढ़ो। एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, हम तो घुस के देखे नहीं थे। हमें कैसे पता चला जो ये जो फिशर प्रोजेक्शंस हम पढ़ रहे थे, जो ये स्ट्रक्चर्स हमने तुम्हें दिखाए थे, ये ऐसे हैं, ये कैसे पता चला, इन्होंने ऐसे क्यों बनाया, तो उसका उन्होंने रीज़न आउट दिया है। क्योंकि थोड़ी चीज़ों को एविडेंस भी देना पड़ता है, उन्होंने एविडेंस दिया है हमें कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज दिया, ठीक है। और मोल कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता चला मैम, वो मोल कॉन्सेप्ट, आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। तो उन्होंने कंबशन किया इन सारे प्रोडक्ट्स का, जो जितना निकला उसको नापा तोला और कहा कि हाँ इतना इतना है। एक तो एविडेंस ही है। अब ये उन्होंने लैब में किया हो, कहीं भी किया हो, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट लाइक मास परसेंटेज और कंबशन प्रोसेस मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। दे फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। फिशर प्रोजेक्शन नहीं पता चला अभी तक, सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला इस मेथड से पता चला, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज what do they do? In this second method आप लोग नोटिस करो, reduce किया गया है by using a reducing agent. Which is the reducing agent? Do you know that HI is the reducing agent? इतनी केमिस्ट्री पढ़ते हो, list of reducing agent, list of oxidizing agent बनाओ। जब तक ये नहीं बनाओगे तो आप लोग को दिक्कत होगी। What does a reducing agent do? वो हटाएगा, बस वो हटाएगा तो कार्बन ही तो बचेगा इन सबसे, वो हटाओगे। तो जब उन्होंने इसको रेड्यूसिंग एजेंट डाल दिया और प्रोलोंग, तो सारे ऑक्सीजन उड़ जाएंगे। ये प्रूव हो रहा है कि जितने उड़े हैं उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कार्बन का एक लॉन्ग चेन बनेगा। बाल गीले पहले सूख जाने दो, कूलर के सामने सूखा, ठीक है। ये एक लॉन्ग कार्बन चेन मिलती है उनको, क्योंकि सारे ऑक्सीजन उड़ जाते हैं। और मिलता क्या है, कितना मिलता है, n हेक्सेन। हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन। यहाँ पे एक प्रूफ हो गया कि 6 कार्बन है भैया। प्रूफ दैट, देखो एक एविडेंस ये हुआ, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला का एविडेंस हो गया। 6 कार्बन एक एविडेंस कैसे हुआ कि हमने HI के साथ उसको रिड्यूस किया, जो भी ग्लूकोज हमें दिया गया। तो प्रूफ दैट ऑल द कार्बन्स आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन, ये भी प्रूफ हुआ। एक और एविडेंस मिला कि n हेक्सेन मिला, लेकिन डेफिनेटली वो स्ट्रेट डायग्राम बनने आ रहा है। जो तुम सीखने वाले हो वो इन लोग एविडेंसेस दे रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन में हैं, ठीक है मैम, है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला दिखाओ, एविडेंस क्या है। देखो ये एविडेंस स्टूडेंट्स, ये एक ऑक्साइम अब बना रहा है ना। ऑक्साइम बनाने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि एक कार्बोनिल ग्रुप होना ज़रूरी है। अब कार्बोनिल ग्रुप इसमें है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है कार्बोनिल ग्रुप, बताओ। अरे CHO एक कार्बोनिल ग्रुप है तो है। तो ये अगर प्रोडक्ट इन्होंने, जब यहाँ पे तुमने कैटलिस्ट लिखे नहीं है बेटा, तो स्टूडेंट्स इट रिएक्ट्स विथ व्हाट इज दिस, इट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। दिस इज नथिंग बट हाइड्रोक्सिल अमाइन, ओके। This hydroxyl amine when reacts with CHO, how does it react? Just imagine, what imagine? You have to know that जो CHO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये तो पता है ना।
ये डेल नेगेटिव होता है, ये डेल पॉजिटिव होता है। अब इसमें बताओ OH माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है, NH2 पॉजिटिव होता है। ये सुनो, ये तो पता ही है। तो कौन जाके किधर जुड़ने वाला है? OH नहीं, OHN, ये जो है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से जुड़ेगा। जब पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CHNOH, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये पता होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट मिला, ऑक्साइड मिलना प्रूफ है। जब भी हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्लूकोज में डाला, ऑक्साइड मिलना प्रूफ है कि कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ एक प्रूफ हो गया। क्या ये क्या एविडेंस दे रहा है? हर एक रिएक्शन एविडेंस शो कर रहा है कि ये एविडेंस शो कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप है। एक और एविडेंस है यहाँ पे, कैसे? HCN के साथ H पॉजिटिव है, CN माइनस, ये तो पता है। कौन किधर जाएगा जल्दी बताओ? H किधर जाएगा जल्दी बताओ? O के पास, O के पास बना OH, ये करना होता है आप लोगों को। N किधर जाएगा, सॉरी CN किधर जाएगा बताओ? C के पास। देखो C के पास क्या है, यानी CH पे CN, और ये बना क्या है? ये पूरा साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, ये भी पता होना चाहिए। यानी कि ये दोनों रिएक्शंस क्या एविडेंस दे रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड हो ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो एविडेंस दे रहे हैं। एविडेंस मिला। ये धीरे धीरे ऐसे ही नहीं स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्होंने एविडेंसेस दिए हम लोग को, उन्होंने खुद रिसर्च किया होगा ना, बेचारों ने रिएक्शंस किए होंगे, ऐसा नो। तो ये रिएक्शन में इसको बोलते हैं, हाँ मोबाइल रख दीजिए। तो एविडेंस हो रहा है, अच्छे एविडेंस चल रहे हैं। 25 से 20 की इनकी बेटी नहीं, हमारी बेटी हम लोग को गोवा से यहाँ लेकर आए। वापस क्यों तुमने स्टार्ट? ना मूविंग फॉरवर्ड, एविडेंस जो है यहाँ पे फोर्थ वाला दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ब्रोमीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने क्या वाला है इसको? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करेगा, है ना। तो इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करूँ तो वो COH तो बनेगा। ये तुम लोगों ने पढ़ा है हक्का नूडल्स, भूल गए? लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, देखो अल्कोहल नहीं चेंज होगा। क्यों? अल्कोहल भी चेंज हो सकता था, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप COH में है ना। हक्का नूडल्स भूल गए क्या तुम लोग? कौन कहाँ पे गुजरता है? हाइड्रोकार्बन अल्कोहल में, अल्कोहल कीटोन में एल्डिहाइड में, यानी कि ये डायरेक्ट करना है तुम्हें, अल्कोहल से एसिड में करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमने माइल्ड यूज़ किया तो सिर्फ ये बदला। तो ये शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ अ एल्डिहाइड ग्रुप। एज कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो मुझे पूछ सकते थे कि मैम कीटोन नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कीटोन नहीं ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि और ये प्रूफ हो रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में CHO है। ठीक है, ये एविडेंस हो गया। नेक्स्ट एविडेंस, ये एविडेंसेस बता रहे हैं हमें, और 6 एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CHO, CHOS, CH2, यानी कि ये ग्लूकोज ही है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HONO3 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होने वाला तुम लोग जज करो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बचे हुए चीज़ें भी ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगी, यानी कि ये वाला OH कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला, ये वाला O भी बदला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। पहले केस में सिर्फ ये वाला बदला था, तो CHO का प्रूफ हुआ। ये वाले बदलने पे क्या प्रूफ हुआ? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बिकम्स अ कीटोन, नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कैसे, देखो फॉर्मूला बन रहा है, देखो लॉन्ग चेन में इसलिए रखा क्योंकि हमने रेड्यूसिंग एजेंट डाला तो N-हेक्सेन बना, है ना कि नहीं। फिर हमने CHO वाला टेस्ट किया कि CHO है कि नहीं है बाय हाइड्रोक्सिल अमाइन और क्या CN ग्रुप, HCN ग्रुप के साथ। फिर हमने क्या किया, इससे पहले वाला एल्डिहाइड ही है, क्यों हमने टेस्ट किया था। उसके बाद अब हमने ये कहा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सिर्फ COH बना था एल्डिहाइड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 यूज़ करने पे नीचे वाला ससुरा भी बदल गया COH में। तो प्रूफ क्या हुआ कि एक प्राइमरी अल्कोहल भी इसमें है। ठीक है, अगर सेकेंडरी होता तो वो कीटोन बनता। ठीक है, डन, वेरी गुड। 6th वाला,
ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। एक्चुअली ट्रिकी इसीलिए है क्योंकि ये एसिड एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं। AC स्टैंड्स फॉर, देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप जिसमें पानी नहीं है। याद रखना इसमें क्या करना है आपको, जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप ले लो, तुम्हारा यहाँ मिस्टेक लग रहा है मुझे अभी, कौन सा है, 6th वाला ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। okay, this acidic anhydride can be written as CH3CO ग्रुप होता है, ट्वाइस ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अगर तुम लोगों को याद है, दो एसिडिक एसिड, ये कैसे बनता है, हम COH से पानी निकालो तो एसिडिक एनहाइड्राइड बनता है। इस तरीके का उसका फॉर्मूला होता है। जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine ले ले, या it forms a pentacetate, it forms a pentacetate, it can be an ester। तो यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड जो है AC2O यहाँ पे लिखा है, इसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है और इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिखा है। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O बीच में रखो, CH3C डबल बॉन्ड O इधर, CH3C डबल बॉन्ड O इधर, समझे। इसको देखो स्ट्रक्चर मैंने 3 तरीके से लिखा है। इसको तो एक तो शॉर्ट फॉर्म है एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा तरीका ऐसे लिखना, और तीसरा तरीका O बीच में लिखो, CH3 अगल बगल। अब होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि ये नेगेटिव पार्ट है तो इसका नेगेटिव पार्ट ये होता है और पॉजिटिव पार्ट ये होता है। ये तो पहले पता करो नेगेटिव पार्ट, तो ये पूरा नेगेटिव पार्ट हुआ, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है तो जुड़ेगा O से जुड़ेगा कोई पॉजिटिव पार्ट, जुड़ा कि नहीं, O कहाँ जुड़ेगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, AC। जो AC होता है एसिटाइल ग्रुप होता है, AC होता है एसिटाइल ग्रुप होता है, और वो जाके इससे जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे AC, क्योंकि ये 4 CH है तो AC इससे जुड़ गया है ना, और ये CHO ऐसे ही लिख देना। और यहाँ पे भी क्योंकि OH O यहाँ है ना, तो यहाँ पे भी जाके वो AC जुड़ेगा, जहाँ पे भी OH है वहाँ को रिप्लेस करके, H को रिप्लेस करके AC जुड़ेगा, ठीक है, AC जुड़ेगा, क्योंकि AC हमारा पॉजिटिव पार्ट है जो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। और बचा हुआ जो बचे हुए चीज़ें हैं, यानी कि हमारा C क्या बचा, OH बचा है कि नहीं, ACO बचा, सॉरी ACO बचा ना, AC, ये AC है, इसको AC बोलते हैं और इसको O बोलते हैं। ये OAC किससे जुड़ेगा, H से जुड़ेगा, जो H जगह दी ना, H ने जगह दी नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट O से जुड़ेगा, H निकल गया तो H भी तो किसी से जुड़ेगा, H इससे जुड़ेगा, HOAC जुड़ा। ये पॉजिटिव पार्ट था, ये नेगेटिव पार्ट था ना हमारा इस कंपाउंड का, समझे, ये जुड़ा। ये सारा क्या प्रूफ कर रहा है, देखो 4 मोल्स ऑफ ये बना, 4 क्या 5 ही बना, 4 ये और एक ये यहाँ पे भी है, 5 ये बना, अब 5 ये बना, क्या प्रूफ कर रहा है, 5CH2OH है, ये प्रूफ कर रहा है, यही तो प्रूफ हो रहा है। एविडेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप एविडेंस है, तभी तो O के साथ AC ग्रुप जुड़ा और OAC किससे ग्रुप जुड़ा, H से जुड़ा, यानी कि OH है पक्का है ना, OH है पक्का, तो वो एविडेंस क्या हुआ, प्रेजेंस क्या हुआ, एविडेंस क्या है हमारा कि OH है। देखो कितने सारे एविडेंसेस प्रूफ हो गए, 6 एविडेंसेस है सारे एविडेंस। अब हम स्ट्रक्चर बनाने में काबिल हो गए, यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा, ग्लूकोज इज कंक्लूडेड टू 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स, यानी कि 5OH ग्रुप्स, ये प्रूफ हुआ है ना, एंड 1 अल्डिहाइड ग्रुप, ये भी एविडेंस किया हमने, एंड ऑल ऑन डिफरेंट कार्बन्स, वाई, बिकॉज इट इज स्ट्रेट चेन, ये भी प्रूफ किया था। एज अ स्ट्रक्चर इज स्टेबल, 2OH ग्रुप्स आर ऑन द सेम कार्बन आर अनस्टेबल, और ये हम तो स्ट्रक्चर बना के ही दिखा सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनाना हमें, जब हम ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर सिखाएंगे, इसको सीखने के लिए आपको 2 लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो अभी तो बस ऐसा स्ट्रक्चर है, याद रखना, जिसको देखो ऐसे बना दो या स्ट्रेट भी बना सकते हैं, हम इसको बनाना सीखना है, लो सीख लो। 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, अल्डिहाइड ग्रुप है, कैसे लिखोगे अल्डिहाइड, CHO लिख दो, डायरेक्टली लिख दिया। अब बचे हुए बताओ, बचे हुए में मैंने क्या कहा, ये मेरा निमोनिक है, ये मेरा निमोनिक है। मैम ये क्या बनाया आपने, ये जितने ये दिख रहे हैं तुम्हें लाइंस, ये सब क्या है, OH ग्रुप। तो अगर मैंने ये फिंगर बनाया है ऐसा,
ये थंब फिंगर है मेरा, ठीक है, ये थंब है, ये हैंड है ना, ये थंब है, ठीक है। ये बाकी हुआ मेरा अंदर का फिंगर, ये भी OH है, 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 ये CHO। ऐसा कुछ है नहीं यार रूल, मैं ये निमोनिक दे रही हूँ। ये CHO है जैसे मैं याद करती थी, ये OH 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 OH। अब लिखो जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ मैंने OH बताया OH लिखो। हाँ, इसका इस तरफ है, कहाँ कहाँ बताया मैंने? 6 कार्बन बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में CH2OH। ये खुद से याद है। तो मैम बचा हुआ क्या है? रेड पेन लाओ, मुझे रेड पेन लाओ, कोई दूसरा पेन दो, ब्लैक दो। H है, बचा हुआ H है, बचा हुआ H है। ये बन गया तुम्हारा, बना कि नहीं बना? ठीक है, ये इस तरह बनता है। निमोनिक मैंने दिया है मेरा वाला रूल, थंब फिंगर रूल या हैंड रूल याद रखो। मैम ने निमोनिक क्या दिया था? हैंड रूल। ये सिर्फ CHO है। ये जो बाकी के 5 कार्बन क्या है? एक है 6 कार्बन, छठा कार्बन CH2OH खुद से याद रखना, ऊपर का CHO खुद से याद रखना, और ये बचे हुए चीज़ों को मैंने OH 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 OH। अब ये मिडल फिंगर देख के कुछ गलत मत समझो, ठीक है? ये हम समझ, अभी तो स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे। अब तो मैंने सिर्फ ये इंट्रो दिया है तुम्हें, अब ये स्ट्रक्चर बनाना फिर से सीखोगे तुम लोग, ठीक है? अभी तो मैं बस रूल बताई कि ऐसे एक ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं है, इसमें रियलिटी भी है, ठीक है? इसमें रियलिटी है कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिया। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि रोटेशन बताता है ना, कि एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो भी रोटेट हो रहा है, लीवो भी रोटेट हो रहा है, यानी कि वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना। इट वॉज डन बाय फिशर एंड ही गेव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी कि ये स्ट्रक्चर किसने दिया है? नाम क्या है इस साइंटिस्ट का? फिशर। और इसको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? किसने दिया है? फिशर ने भाई, फिशर प्रोजेक्शन। यानी कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो मैं अभी बता रही थी, वो हम फिशर प्रोजेक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम इस तरीके से लाइन बनाते हैं, लाइन के ये लाइन के हर इस पर डॉट बनाओ। डॉट तुम्हारे समझने के लिए मैं बना रही हूँ। ये डॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कार्बन 6 है कि ट्राई करो, 1 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन। फिशर प्रोजेक्शन है। कोई नई चीज़ आई आपके लाइफ में, ऐसे नहीं दिमाग में जाएगा। नई चीज़ को इंसान को 10 बार याद करना पड़ता है कि एक लाइन बनाना है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन, उसको लिखना नहीं है, लिखो नहीं सी। और बाकी जो मैंने रूल बताया था तुम लोगों को, ऊपर CHO, यहाँ पे OH, जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे OH, ये OH OH, ओके, जहाँ बनते हैं उसमें बचा हुआ H, और नीचे और ऊपर खुद से याद रखो CHO और CH2। सिर्फ ये वाले पार्ट को मैंने निमोनिक दिया, ये ऊपर वाले को आपको CHO लिखना है, और नीचे वाला, नीचे कुछ है ना, CH2OH। अगेन फिशर प्रोजेक्शन में ये सारी चीज़ें लाइन वाइज लिखते हैं हम, है ना। OH 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 OH, बचा हुआ H लिख दो, CHO ऊपर, नीचे CH2OH। बेटा इससे अच्छा तरीका नहीं है याद करने का, और इतने कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग ये स्ट्रक्चर बनाओ। तो मेरे हाथ याद रखना कि मैम ने ऐसे बनाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये OH है, ये भी OH है, ये OH है। चाहे तो मैं लिख लूँ यहाँ OH OH लिख दो तुम लोग मेरे हाथ पे, यहाँ लिख दो OH, ड्रॉ तो कर दिया। नहीं OH यहाँ लिख दो, OH लिख दो इसके ऊपर, इस पे OH लिख दो। अब चलो लिख भी दिया तुम लोग, इस पे OH लिख दो, इस पे OH लिख दो। यानी कि कितने OH है यहाँ देखो, यहाँ पे कंपेयर CHO करो। लिख दो। यहाँ पे CHO, हाँ ऊपर CHO लिख दो, और नीचे देखो मेरी 6 उंगली है नहीं, ऋतिक रोशन होता तो नीचे वाली उंगली में हम CH2OH लिख देते हैं। अब मैं तो इंसान, मतलब नॉर्मल इंसान है, तो ये देखो यहाँ नीचे CH2OH, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो CH2OH। मेरा हाथ फीचर प्रोजेक्शन बना दिया मैंने, OH। अब अच्छा लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब ड्रॉ कर चुकी हैं। है ना, मैंने हाथ बना दिया है, लेकिन हाथ को मेरे हाथ का भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा दिखेगा। ठीक है, यानी कि देखो सेम है कि नहीं ये बताओ। CH ऊपर है, OH इधर है, OH इधर भी है। देखो इधर गैप है तो इधर H बनाना है आपको, इधर OH है, समझे। जिधर गैपिंग्स दिख रही है उधर आपको H बनाना है, यानी कि इधर भी एक H होगा, इधर एक H होगा, इधर एक H होगा, इधर एक H होगा। समझे, अब समझ में आया। अब कभी नहीं भूलोगे तुम लोग, ठीक है। चाहे जितना आंधी आए तूफान आए, कुछ नहीं भूलोगे। तो कार्बन बैकबोन हुआ। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है 4 कायरल कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? जो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। 4 कायरल कार्बन कौन कौन से बता दो मुझे। सुपर बताओ ना। ये है CHO और कार्बन नंबर 5 भी। अगर कार्बन नंबर 5 को देख लो तो ये 1 2 यहाँ पे अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। कार्बन नंबर 4 कार्बन, लेकिन यहाँ वाला कार्बन ना, यहाँ वाला नोटिस कर लो तुम लोग, OH 2 होंगे इस कार्बन का। OH ये भी जुड़ा है, OH ये भी जुड़ा है, तो ये कायरल नहीं है। तो 4 कायरल कार्बन है, याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये देखो, इतना डीपली जाने के लिए ज़रूरत नहीं कि इतने कॉन्फ़िगरेशन इसके पॉसिबल होंगे, ये नहीं, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम इज़ पॉजिटिव डी ग्लू। देखो ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस डी ग्लूकोज? व्हाट डू यू मीन बाय प्लस डी ग्लूकोज? प्लस जब होगा, 2 तरीके की चीज़ें होती है, प्लस एक माइनस, याद रखना, एक प्लस। सो लेट अस कंटिन्यू। नाउ यू ऑल हैव नोन हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, है कि नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये प्लस या माइनस हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, 1 मिनट बेटा, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको पता है हमें आखिरी में क्या है। ये आखिरी वाला ग्रुप क्या है, जिसको हम ग्लाइसरल डिहाइड कहते हैं, यानी कि CHO H OH और CH2H को हम ग्लाइसरल डिहाइड कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया मैम। अब तुम लोग नोटिस करो, OH अगर कार्बन नंबर 5 पे भी, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, अगर OH जो है इस तरफ है, किस तरफ है, राइट हैंड साइड, तो हम उसको प्लस देंगे। OH लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस देंगे। देखो लेफ्ट स्टैंड फॉर माइनस, ये तो पता है, और राइट स्टैंड फॉर प्लस, ये याद रखिए। जो भी कंपाउंड्स प्लस के साथ रिलेशन रखता है उसको डी कॉन्फिगरेशन, वो कैसे रिलेशन रखता है वो हम नहीं जानेंगे, वो केमिस्ट्री जानेंगे। प्लस के साथ रिलेशन रखता है वो डी ग्लूकोज होगा, और हम लोग ग्लूकॉन डी तो पीते हैं इसलिए ग्लूकॉन डी नाम रखा है, क्योंकि उसका रिलेशन इसके साथ है। और अगर वो को रिलेटेड टू माइनस आइसोमर, या आइसोमर है ना एक दूसरे को, माइनस आइसोमर ऑफ ग्लाइसरल डिहाइड, दे आर सेड टू हैव एल कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लो आप लोग, क्योंकि बच्चे प्लस और माइनस किस पे जज करोगे। OH अगर लेफ्ट पे है, OH अगर राइट पे है तो प्लस, OH अगर लेफ्ट पे है तो माइनस, लेफ्ट पे है तो माइनस। ये बात क्लियर कर दो प्लस और माइनस के लिए। दूसरी बात क्लियर करो कि डी और एल किस लिए यूज़ करते हैं। ऑल दोज कंपाउंड विच कैन केमिकली कोरिलेट टू प्लस, जो इससे रिलेशन रखता है वो होगा डी कॉन्फिगरेशन, जो इससे रिलेशन रखता है वो होगा क्या, एल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये एक नोमेनक्लेचर का तरीका है। प्लस माइनस हमें क्या बताता है, OH प्लस राइट में है कि लेफ्ट में है, ठीक है, ये हमें समझ में आता है। सो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। डी एल रोटेशन नहीं बताता है, प्लस माइनस रोटेशन बताता है। डी एल एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये बता रहा है, और प्लस माइनस हमें क्या बता रहा है कि OH लेफ्ट में है कि राइट में। सो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। अब ये तो एक स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर था जो कि फेल हो गया, नहीं है ना। अब तुम बोलोगे मैम क्या आप बात कर रही हो, अभी तक के तो यही पढ़ा रही थी, पढ़ाया क्यों जब फेल हो गया। तो इसीलिए पढ़ाया क्योंकि उसी को हम आगे बढ़ा के कुछ गोला गोला करेंगे, उसी को गोले में बदलेंगे। क्यों फेल हुआ, देखो स्टूडेंट, द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल रिएक्शन शोन बाय ग्लूकोज। देखो अगर ग्लूकोज से हम कोई चीज़ रिएक्शन करें ना, स्पेशली 2,4-DNP टेस्ट, किस बेस टेस्ट, ओके, ये लोग एडिशन प्रोडक्ट शो करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं शो किया, तो इसीलिए वो स्ट्रेट चेन फेल हो गया।
तो दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है, यानी कि CHO ग्रुप उसमें फ्री नहीं होना चाहिए। अगर CHO ग्रुप फ्री होता, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बनाया था, हैवॉट स्ट्रक्चर में, सॉरी हैवॉट नहीं, फिशर स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप फ्री बताया हमने, लेकिन जब हमने उसका टेस्ट किया, 2,4-DNP टेस्ट किया या स्किफ बेस, ये सारे टेस्ट करने वाले कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, इनसे जब टेस्ट करो तो हमें एडिशन प्रोडक्ट्स आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। नहीं आया तो क्या प्रूफ हुआ कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। और फिशर भैया ने क्या बताया कि CHO फ्री है, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर से ही नहीं है। तो नहीं है तो CHO को काम पे लगा दो। उन्होंने कहा CHO फ्री नहीं है ना, तो CHO भैया को काम पे लगाओ। CHO भैया को काम कैसे लगाएं? CHO क्या करता है, सबसे पहले हम कुछ और चीज़ बताने जाएं। नहीं, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो गया, 2,4-DNP, यानी कि CHO फ्री नहीं है। काम पे लगाओ, देखिए डायग्राम अपना बदलो, स्ट्रक्चर बदलो, ये वाला काम है। क्या हम ये स्ट्रक्चर नहीं, अब हम कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब साइक्लिक या साइक्लाइज स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज, DNP टेस्ट। और वो बहुत से साइंटिस्ट मिलके किए होंगे, इसलिए सिंगल इंसान का नाम नहीं लिया गया। DNP टेस्ट हम 2,4-DNP टेस्ट, स्किफ बेस टेस्ट, NaSO3 डाई या एल्डिहाइड के प्रेजेंस के लिए हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये है आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, now let us first draw the straight change in the center on cyclization if OHCl comes on right। हाँ, ये एक चीज़ और मैंने ये बात अभी भी बताई थी, अगर OH कार्बन नंबर 1, अब यहाँ कार्बन नंबर 1 की बात हो रही है, कार्बन नंबर 1 पे OH राइट में आया तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा है दोनों डी ग्लूकोज, लेकिन क्योंकि OH यहाँ पे क्या देखना है आपको, कार्बन याद रखना, कार्बन नंबर 1 पे OH आया तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, या अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। OH अगर कार्बन नंबर 1 पे राइट पे आया तो अल्फा, कैसे याद रखोगे? नंबर 1 अल्फा होता है, ऐसे याद रखो। नंबर 1 कार्बन पे OH अगर राइट पे आया तो अल्फा ग्लूकोज, लेफ्ट पे आया तो बीटा ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज इसके कंपनी है, अल्फ़ा बीटा क्या बता रहा है, कार्बन। देखो हर चीज़ याद रखना है, मैंने पहले कुछ और बताया था वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। याद रखने वाले मैंने निमोनिक्स तो दे रही हूँ। अल्फ़ा देखो नंबर 1 ऐसे याद रखो, नंबर 1 अल्फा, और राइट पे अल्फ़ा हमेशा राइट होता है, ऐसे याद रखो। और बीटा डी ग्लूकोज हमेशा लेफ्ट होता है। और कार्बन नंबर 1 की बात हो रही है, कार्बन नंबर 1 पे ले, तो ये दोनों याद हो गया। यानी कि इस ग्लूकोज का 2 पार्ट याद रखना है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। एक पोजीशन ऐसा आता है जब अल्फ़ा और बीटा मतलब दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, ग्लूकोज के अंदर ही अल्फ़ा बीटा है समझो। एक पोजीशन आता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम में आता है अल्फ़ा, या अल्फ़ा लिखना है बेटा, अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म में। ओके, और उसका फॉर्मेशन हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट चेक स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें बताई। देखो ग्लूकोज का उन्होंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया, ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के 2 फॉर्म, एक OH अंदर को अल्फ़ा, एक OH बाहर को। अंदर को कह दो या राइट को कह दो, बाहर को कह दो या लेफ्ट को कह दो। ओके, मैं अंदर को क्यों कह रही है ये भी तुम लोग को वजह पता चलेगा। अब तुमने कहा मैम कि स्ट्रेट चेन नहीं होता है, उसका एविडेंस मिल गया, साइक्लिक होता है, इसका एविडेंस दो, प्रूफ दो। हर चीज़ का प्रूफ मांगती है ना, लॉ प्रूफ मांगती है। और प्रूफ तुम्हें एग्जाम में लिखना ना, उन लोग प्रूफ देते ना, तुम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ता, लेकिन अब लिखना पड़ेगा। While using formation generally 5-6 membered rings are favored. Let us focus on carbon. अब इस कार्बन को तुम्हें फोकस करना है स्टूडेंट्स। ये स्ट्रक्चर तुम बनाते बनाते रुक गई ना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाई, तो करना क्या है, इसने क्या किया, गलत किया। मैं फिर से बनाती हूँ, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दो पहले। चलो है वो स्ट्रक्चर बताओ। CHO ऊपर था मैम, ठीक है मैम, फिर हमने एक लाइन बनाई, ठीक है मैम, 1 2 मेरा बुक गिरा, उठा उठा उठा, 3 4
पेन भी नहीं चल रहा है। ये लीजिए। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, CH2OH। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन क्या लगने वाला है। पहले मैं OH लगा देती हूँ, मेरा पिक्चर सारे OH लगाऊँ, यस मैम। लेकिन लगा दूँ डिफरेंस क्या रह जाएगा? सब रहेगा, बताएंगे सारे डिफरेंस बताएंगे, टेंशन ना लो, हम है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए OH 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 OH। यही तो मेरा तरीका है, यही तो तरीका था। बचा हुआ H लिख दो, H H H H। ये क्लियर है? ये हमारा डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ओके, अब याद रखना इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड और H। तुम्हें पता है ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव है। तो याद रखना जो कार्बन नंबर 5 का ये जो लोन पेयर होते हैं OH पे, है कि ना, लोन पेयर होते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं तुम्हें, OH पे लोन पेयर होते हैं। तो ये जो लोन पेयर होते हैं, ये जो ससरा, ये इसको छोड़ के देखो, ये H है, ये निकल जाता है पतली गली से, इसको अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये कहता है कि तुम निकल जाओ। तो ये जाके किससे जुड़ने वाला है, ये H कैसे, पहले तो ये अट्रैक्ट होता है, O अट्रैक्ट होता है C की तरफ से। क्यों? क्योंकि C डेल पॉजिटिव है। तो C क्योंकि डेल पॉजिटिव है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि जो न्यू चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी। मैम एक बार पॉज कर दो। क्या हुआ भैया, पॉज है, बताओ क्या हुआ, प्ले है। ओके, तो मैं बना रही हूँ, ठीक है, मैं बना क्या रही हूँ, मैंने कहा ये जो O है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, किससे अट्रैक्टेड हो रहा है, इससे। ये सुनो, इससे अट्रैक्ट हुआ कि नहीं, कम ऑन स्टूडेंट्स बताओ। ये डेल नेगेटिव था, ये डेल पॉजिटिव था, पता है ना। तो फिर ये वाला ससरा इससे अटैक होगा, H कहाँ जाएगा, H किससे अट्रैक्ट होगा, H O से अट्रैक्ट होगा, H O से अट्रैक्ट होगा। यानी कि ये जो दोनों के बीच में एक कार्बन और देखो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, बाकी चीज़ें वैसे का वैसे ही लिखो, बाकी चीज़ें वैसे का वैसे ही लिखो, बाकी चीज़ें वैसे का वैसे लिखो। सिर्फ कार्बन नंबर 5 ने हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम हेमी एसिटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाकी चीज़ें वैसे ही लिखो। क्यों हुआ ये H कहाँ गया भाई मैम, H इधर आके O से जुड़ेगा ना, तो OH, ठीक है, CH था OH, C। अब कितना है हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर में, CHO था। हाँ CH लिख दो ना, OH इधर, यहाँ का H आ गया, सिर्फ O इससे जुड़ा, O बीच में है ना, सिर्फ H ही आया, सिर्फ H ही आया, वो नहीं लिखना है तुम्हें, वो लिखना नहीं है तुम्हें, सिर्फ H ही लिखना है, H ही आया। हटा दियो फिर। तो फिर अब ये स्ट्रक्चर को गौर से देखो, यहाँ पे देखो, मैंने एक साथ बनाया, देखो पहले ग्लूकोज था, ठीक है, था मैम, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये था। एक मिनट, ग्लूकोज ये थी, ये डी ग्लूकोज था, ये एल, मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, राइट, ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। क्यों? क्योंकि इसका OH कहाँ पे है, जल्दी बताइए, OH कहाँ पे, डी और एल में क्या, डी और एल में OH से लेना देना नहीं है, डी या एल उसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। डी और एल में हम कार्बन नंबर 5 पे चेक करते हैं, डी है तो कार्बन नंबर 5 पे वो क्या, डी क्या होगा, डी क्या बताएगा कि लेफ्ट में मेरा बजा, ठीक है, तो कट कैसे करें, वीडियो पॉज कर दीजिए। हम वीडियो स्टॉप ही कर देना यार, लेक्चर स्टार्ट कर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा था और ये भी समझा था कि ये जो स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं दे रहा था, यानी कि CHO फ्री हमारा नहीं रहना चाहिए। तो CHO फ्री नहीं हो रहा, तो हो रहा क्या है मैम,
CHO फ्री नहीं हो रहा है तो CHO के साथ ये गेम हो रहा है। गेम ये हो रहा है कि जो CHO है हमारा, ये देखिए CHO है हमारा, ये देखिए C डबल बॉन्ड O है और प्लस और माइनस, ये मैं बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक आप लोग को स्ट्रेट चेन, पहला ना आपको एप्लीकेशन पुराना वाला स्ट्रक्चर का ही करना है, पुराने वाला स्ट्रक्चर का ही एप्लीकेशन करना है। यानी कि C को जैसे मैं बना रही हूँ, मैं खुल के बना रही हूँ आज 6 बनाने, 1 2 3 4 5। ऊपर क्या बनाओगे? CHO को दूसरा तरीका है लिखने का, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे CH2OH। बचा हुआ बताइए, बचा हुआ बताइए, बचा हुआ बताइए, बचा हुआ बताइए। याद आया कुछ? OH कहाँ कहाँ लिखने हैं? लिखो, मैं से दिखा रही हूँ, तुम लोग लिखो। क्या? नहीं लिख पाओगे। और इसमें बचा हुआ मैं H लिख देती हूँ। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक के तो कर लोगे, यहाँ तक के तो कर लेंगे मैम, ये वाला कर लेंगे मैम। अब क्या हो रहा है तुम्हें पता है, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये इस पे लोन पेयर होता है। कार्बन नंबर 5 पे आपको अपना दिमाग लगाना है। कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 पे आपको ध्यान लगाना है। मुझे सो मैंने क्या कहा, वापस से इस स्ट्रक्चर को याद रखना है आपको कि ये जो है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है? जल्दी बताइए मुझे। ये आगे इसको अटैक करने वाला है, ये इसको आके अटैक करने वाला है ना? ये O इसको आगे अटैक करने वाला है। यही तो मैंने बात बताई। ठीक है मैम, समझ में आ गया। लेकिन इस नए स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे कैसे? वापस से आपको वो लिखना है C 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 बनाए मैंने, 6 बना दिए ना। ऊपर वाला और नीचे वाले को CH2OH लिख दो, वो टेंशन खत्म करो, क्योंकि हमारे सारे मसले कार्बन नंबर 5 से है ना। तो उसी को आपको मैंने क्या कहा, ये इससे कैसे जुड़ने वाला है, इसका जो नेगेटिव पार्ट कहाँ ऊपर जाके पहुंचने वाला है। तो कर दो वही वाली हरकत, यानी कि इसका जो O जो है, ये एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो कहाँ जाके अटैक करने वाला है? ऊपर। समझ में आया क्या? इसको थोड़ा और बीच में ले लो को। ठीक है, ले लिया। अब बची हुई चीज़ों को लिखो। कैसे लिखोगे बताइए? यहाँ पे क्या था हमारा H था। H भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। H जो है इसको किसके साथ जाएगा? इस O के साथ, इस वाले O के साथ। H जो है इस वाले O के साथ जाएगा। जो O पहले से था उसके साथ हमारा ये वाला H जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि H हमारा H प्रोटॉन है ना, H प्रोटॉन निकल जाएगा और जाके इससे जुड़ेगा, तो H प्रोटॉन आके जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और इसके साथ पहले से एक H था, वो पहले से लिखो, पहले वाला एक H था। अब बची हुई चीज़ें जैसे का तैसे लिख दो। बची हुई चीज़ें क्या है? OH था, H था, OH था, और यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे शेकिंग। हु शेकिंग द टेबल? ओके डन। समझ में आया? हेमी एसिटेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल वाला पार्ट। लेकिन ये अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपको याद रखना है। ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। ठीक है मैम, समझ में आया? अब स्टेप नंबर 3 करना है आप लोगों को। स्टेप 3 क्या है मैम? अब इस चीज़ को तुम्हें बस घुमाना है और हैवॉट स्ट्रक्चर बनाना है। स्टेप नंबर 3 होता है हमारा समथिंग इज शेकिंग। व्हाई दिस मोबाइल इज शेकिंग? जो मैं लेती हूँ वो लेती है, बताइए। जो मैं नहीं लेती वो तो फिर वो क्यों लेती है? बुझे। अब हैवॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलो यहाँ से लूँ। हैवॉट स्ट्रक्चर अब हमें स्टेप नंबर 3 में क्या बनाना है? हैवॉट स्ट्रक्चर यानी कि रिंग स्ट्रक्चर। याद रखना, जो भी ये अंदर है, इसके अंदर रिंग के अंदर जाएगा। जो भी इसके अंदर है वो रिंग के, देखो हाँ, रिंग के जो भी रिंग के अंदर है वो जब तुम बनाओगी ना नीचे जाएगा। क्या जाएगा? नीचे जाएगा। जो भी रिंग के अंदर है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जो भारी ग्रुप है वो ऊपर जाएगा हमेशा। ये भारी ग्रुप
कहाँ जाएगा? ऊपर। याद रखना, ठीक है। अब हैवॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेन्स लाओ। कहाँ गए? हैवॉस स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट्स, एक पायरान स्ट्रक्चर है। क्या है? पायरान स्ट्रक्चर है। पायरान मतलब 6 रिंग मेंबर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फ्यूरान भी होता है, वो 5 मेंबर रिंग, जो हम फ्रुक्टोज के लिए पढ़ेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है। बना दिया मैम? बना दिया। यहाँ पे ओ दिखाना है, क्योंकि हो ओ ही से तो जुड़ा है। अब मुझे बताइए रिंग के अंदर जो जो है, तो आपको यहाँ पे लाइंस बनाने हैं, ठीक है, लाइंस बनाने हैं। अब लाइंस तो बना दिया, आप बताओ मुझे रिंग के अंदर क्या क्या है, जल्दी बताइए। रिंग के अंदर क्या क्या है? OH OH H OH, उसको नीचे लिखिए। जो भी रिंग के अंदर है उसको नीचे लिखिए। जो भी रिंग के अंदर है उसको नीचे लिखिए। OH नीचे है ना, OH नीचे है, फिर से एक और OH नीचे है, फिर H नीचे है, फिर OH नीचे है। और इस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट CH2 OH ऊपर होता है। ये CH2 ऊपर, क्योंकि भारी ग्रुप मैंने कहा ऊपर ही होता है। तो बचा हुआ लगाओ, OH नीचे लगा दिया तो बचा हुआ H ऊपर लगाओ, बचा हुआ H ऊपर लगाओ, और इस केस में H नीचे लगाओ। बन गया तुम्हारा। ये क्या है? ये हैवॉस स्ट्रक्चर। और इस चीज़ को, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम पायरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरान। और ये हैवॉस ने इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया था, इसीलिए इसको हैवॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़, ठीक है, तो ये पायरान स्ट्रक्चर समझ में आया। जो भी रिंग के अंदर है उसको इस तरह। लेकिन स्टूडेंट मैंने एक बात और कही थी कि OH जो है वो इस तरफ भी तो हो सकता है। बस OH जो है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सबसे स्टेप नंबर 1 पे फिशर प्रोजेक्शन बना लो, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में उसका हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर। क्यों बनाना है हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर? डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है। डेल पॉजिटिव के पास कौन जाता है? ये वाला ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच जाता है, वो मैंने बता दिया। O के पास कौन जाता है? जो H प्रोटॉन निकला है उसको भी तो कुछ, ये प्रोटॉन है ना, उसको भी तो चार्ज चाहिए, इसीलिए वो OH के साथ जाके जुड़ जाता है। O और H आपस में जुड़ जाते हैं, और ये बचा हुआ है जैसे का तैसा लिखो। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर है, ओके। हैवॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। हैवॉस स्ट्रक्चर बनाना है फैजान। और फाइनली इसी चीज़ को ऐसे घुमा दो, फ्यूरान। ये पायरान स्ट्रक्चर बोलते हैं, 6 मेंबर रिंग को पायरान स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स घूम कैसे ना, अभी तो बताया था हमने, पहले आपको पायरान स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप लोग सुनते नहीं हो तो चिल्लाएंगे नहीं। ये पहले पायरान स्ट्रक्चर बनाइए इसका, ये पायरान स्ट्रक्चर बनाइए, सुन लीजिए पहले फिर बोलिए आप, ठीक है। पायरान स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। यहाँ पे इरेजर से इरेज करके यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। फिर ये लाइंस बना दो, लाइंस बनाए, अब बन गया। अब जितना कोई चीज़ रिंग के अंदर है उसको नीचे लिखो। रिंग के अंदर क्या क्या है? OH है, OH है, H है, OH है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा भारी ग्रुप ऊपर जाता है। और बचे हुए चीज़ को किससे सब्स्टिट्यूट करना है? H से। तो इसमें क्या डिफ़िकल्ट था? कोई डिफ़िकल्टी थी इसमें? कोई डिफ़िकल्टी है इसमें? सुना करिए तो डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी। अभी इसी चीज़ को मैंने कहा कि कार्बन नंबर 1 को जब OH इस तरफ होता है कि नहीं? OH अंदर की तरफ भी होता है, बाहर की तरफ भी होता है ना, प्लस और माइनस, याद है? अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा था, ये तो मेरा अल्फ़ा वाला स्ट्रक्चर था, ये तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज था मेरा। ये जो स्ट्रक्चर था, कौन सा स्ट्रक्चर था मेरा? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी कैसे बनाओ? बस इसी को तो चेंज करोगे, इसी को तो चेंज करोगे। कार्बन नंबर 1 को तो चेंज करोगे। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है कि नहीं? है कि नहीं? कार्बन नंबर 6 तो ये है हमारा। समझ में आया? आप इसी का बीटा डी ग्लूकोज बनाओ जल्दी। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाओगे? सेम, पहले फ्यूरान, इसका पायरान स्ट्रक्चर बनाओ। पायरान स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे जल्दी बताइए। 6 मेंबर रिंग इस तरह बनाना है, यहाँ जगह छोड़ना है, फिर ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर लाइंस बनाओ, बनाए, इसको पलटी करो। कार्बन नंबर 1 है ना, C1 को पलटी मारो, क्या होगा? जल्दी मारे, पलटी मारिए। OH हुआ, बाकी चीज़ें जैसे का तैसा लिखो, बाकी चीज़ें जैसे का तैसा लिख दो, क्योंकि सिर्फ कार्बन नंबर 1 ही तो बदलता है बीटा में, बाकी चीज़ें तो थोड़ी ना बदलती। बस अब क्या बना आपका? बीटा डी ग्लूकोज। बना कि नहीं बना? कितना आसान है, इसको हम लोग खामखा टफ समझते हैं। पहले स्टेप
स्टेप नंबर 1 करो, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में फिशर प्रोजेक्शन करो, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आप लोगों को? क्या हेमी एसिटेल बना है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट जो भी रिंग के अंदर है पहले पायरन स्ट्रक्चर बनाओ, रिंग के अंदर लाइंस बनाओ, जो रिंग के अंदर है नीचे की तरफ है, रिंग के ऊपर है, और CH2OH बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि भारी ग्रुप है ऊपर रहता है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने। अल्फा डी ग्लूकोज स्टेबल होगा कि बीटा डी ग्लूकोज? देखते तुम लोगों को कितना दिमाग है अल्लाह मियाँ ने दिया। बताओ अल्फा डी ग्लूकोज स्टेबल होगा कि बीटा डी ग्लूकोज? जल्दी बताओ। हमेशा याद रखो भारी ग्रुप जब भी ऊपर रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा, और भारी ग्रुप अगर नीचे रहेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो OH यहाँ पे ऊपर है तो कौन स्टेबल रहेगा? बीटा। रीज़न क्या है? क्योंकि भारी ग्रुप ऊपर होने की वजह से बीटा इज़ मोर स्टेबल देन अल्फा, या अल्फा डी ग्लूकोज इज़ लेस स्टेबल देन बीटा डी ग्लूकोज। सारे रीज़न आउट कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, अल्फा डी कैसे बनाते, बीटा डी कैसे बनाते, कौन ज़्यादा स्टेबल है ये भी। तो कार्बन नंबर 1 पे बस ऊपर नीचे करना है। कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर हो तो बीटा डी ग्लूकोज, OH नीचे हो तो अल्फा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज से ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर एट कार्बन नंबर 1, क्योंकि कार्बन नंबर 1 में जब अल्टी पल्टी हो जाए तो उसको एपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमर। और एनोमर क्या होता है? एनोमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर दैट डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन स्पेशली एट हेमी एसिटेल कार्बन एटम, यानी कि दोनों के डेफिनेशन आपको याद करने हैं, ठीक है। आप ये जो मैंने बनाया था ना ग्लूकोज वाला, उसको हम पायरॉन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसलिए इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज भी बोल सकते हैं, ये भी अलाउड है। एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। पायरेनोज क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पायरान है, क्योंकि स्ट्रक्चर पायरान है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अभी तो मैंने बताया किस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो ये आप लोग खुद से बना लेना एक बार और, ओके। और एनोमर्स अगर बनाना है, नाउ टू गेट बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का जस्ट ऑपोजिट। सिर्फ कार्बन नंबर 1 को उल्टी की पुल्टी कर देना, ठीक है। और स्टेबल कौन है ये भी मैंने बताया है, इसको उल्टा का पुल्टा कार्बन नंबर 1 को करना। तो 2 साइक्लिक फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा आर इन इक्विलिब्रियम विद द ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसीलिए नाउ टू गेट स्टेबिलिटी बीटा डी की जाता है, ठीक है ना। दिस टॉपिक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, म्यूटा रोटेशन। ये स्टूडेंट्स बहुत से समझते नहीं हैं। देखो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज चेंज ओवर टाइम टू रीच एन इक्विलिब्रियम। ये चेंज होते रहते हैं, मतलब ये एक ही के अंदर है यार, एक ही ग्लूकोज के अंदर है। अल्फा बीटा आपस में चेंज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है घूमते घूमते वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं। किस में आते हैं? घूमते घूमते वो कहाँ स्टेट पे आते हैं? उसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं, उसी को। क्या ये डिफ़िकल्ट है? लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट क्या है इसमें? वैल्यूज़। डायग्राम भी नहीं ड्रॉ करना है आपको, वैल्यूज़ क्या है याद रखना। जो अल्फा ग्लूकोपायरेनोज कितना रोटेशन करता है? 12.22 112.2 डिग्री। और बीटा डी ग्लूकोज कितना रोटेशन करता है? 18.7। दोनों को कैलकुलेट करो कितना हुआ? 112 पर 18.7 कैलकुलेट कर लो और उसका आधा कर लो। आधा करने पे तुम्हें 52.7 आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट कब पहुंचेगा? जब रोटेशन 52.7 पे आके रुक जाए। इसी को मोटा रोटेशन कहते हैं, बहुत आसान है याद। अगेन मैं बता रही हूँ, जो स्पेसिफिक रेट है अल्फ़ा का होता है 112.2, इसका होता है 18.7। दोनों का रोटेशन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, यानी कि 52.7 डिग्री रोटेशन होती है ना, रोटेशन यानी कि घूम रहा है ना डिग्रीज पे, जब वो 52.7 डिग्री पे रुक जाती है तब वो म्यूटा रोटेशन या इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। हाँ चैप्टर मैं आज का लेक्चर रोकती हूँ, ओके, थैंक यू।